हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगातार फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आज हमारी ये क्लास है पांचवी। कौन सी क्लास है? 5th नंबर की अपनी ये क्लास रहेगी आज। और आज की क्लास के अंतर्गत अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में ही आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विद्युत क्षेत्र को समझा था, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन केवल लिखी थी। और E बराबर क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, ये हमने समझा था। लेकिन आज हम इसको जो है उपयोग करने वाले हैं और भी जो है आप आगे एडवांस लेवल पर थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हो। लेकिन उससे पहले आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसा कि कई विद्यार्थियों को पता होगा और कईयों को पता नहीं होगा, जो नहीं पढ़ते होंगे राजस्थान के न्यूज़पेपर वगैरह को, तो भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, है ना, सभी को बता दूं कि आपके राजस्थान राज्य में अभी अपने आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता बेसिकली चुनाव से 2-3 महीने पहले का एक समय होता है, जिस समय जो है यह लगाई जाती है। और इस दौरान फिर किसी भी प्रकार से जो है हमें राजनीतिक कार्य वगैरह नहीं होते हैं। अब जो है यह लगने के बाद में कई विद्यार्थियों के मन में एक उम्मीद सी जो थी पहले कि भाई प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी। लेकिन अब जो है अब नहीं आ सकती है ना, आचार संहिता लगने के बाद कोई नई नोटिफिकेशन नहीं निकल सकती है। तो उस कारण से कई विद्यार्थी डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, वैकेंसी तो आएगी भाई, अगली बार भी तो वापस से जब जो है जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी होगा वोटिंग के बाद में, तो पुनः जो है बजट आएगा 5 साल तक। और 5 साल की बजट में वापस से जो है वैकेंसी आना तो निश्चित है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर जो है लगातार अपडेट देता रहता हूं। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा हुआ है टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। और वहां मैंने बता दिया था कि अभी हाल ही में और भी 22-23 पोस्टें जो है लैब असिस्टेंट की बढ़ गई है। तो देखो, एक एक पोस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे, जहां पहले 1278 के आसपास कुछ सीटें खाली थी, अब 22 बढ़ गई, मतलब 1300 सीटों के आसपास हो गया। तो अब ऐसे करते करते जो सीटें बढ़ रही है, तो 1300 सीटें अगर खाली पड़ी है, अभी रिक्त स्थान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भर्ती आना तो निश्चित है। और भर्ती अगर आएगी तो और भी बात है कि इसमें और भी भर्तियां बढ़ती रहेगी। क्योंकि ये क्या होगा, साइंस स्ट्रीम जहां हर जगह ओपन हो रही है, तो साइंस स्ट्रीम ओपन होने से हर जगह लैब असिस्टेंटों की जरूरत है ही है। तो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती इस बार नहीं आ पाई तो अगली बार आएगी, क्या फर्क पड़ता है हमें? तो ठीक है, एक थोड़ा सा जो है हमारा समय गया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तैयारी पर क्या अब ये सोच ले कि हमें तैयारी नहीं करनी है? इससे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप अभी जो है अपना केवल और केवल समय ये सोचने में करोगे कि मैं क्या करूं और भर्ती नहीं आ रही है, वो नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर इस दौरान आपने ये सोच लिया कि मुझे जो ये अभी 4-6 महीने का समय मिल रहा है, इस समय में मैं अगर मेरी फिजिक्स वीक है तो उसको तैयार करूं, मेरी केमिस्ट्री वीक है तो उसको तैयार करूं, मेरी अगर फिजिक्स वीक है तो बायोलॉजी वीक है तो उसको पढ़ूं, या राजस्थान जीके में अभी अच्छे से तैयार कर सकता हूं। 50 जिले हो चुके हैं, तो अब मैं 50 के 50 जिलों के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लूं, उनका ओवरव्यू देख लूं, ताकि जो आगे आने वाला पेपर होगा उसमें जब नया जीके पूछा जाएगा तो मैं क्वेश्चंस को सही कर पाऊंगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप मेहनत लगातार जारी रखेंगे। ये नहीं सोचना है कि जो है अब भर्ती नहीं आएगी। देखो, ये कोई अभी से तो हो नहीं रहा, भर्तियां कोई अभी से तो आ नहीं रही। 2016 से भर्तियां आ रही है लैब असिस्टेंट की देखें तो, या अदर भर्तियां देखें तो आप आरपीएससी आरएमएसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, आपको 2006, 7, 8 उस टाइम से जो है लगातार आपको क्या दिखेगी, नोटिफिकेशन दिख जाएगी या पेपर्स दिख जाएंगे। तो जब उस समय से पेपर हो रहे हैं, मतलब ये गति निरंतर आगे ही बढ़ रही है। ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी कि भर्तियां आई नहीं, एकदम बंद हो गया, 5 साल का गैप आ गया था, नहीं आता है कभी गैप। तो इसका मतलब भर्ती तो आएगी, 2024 में आ जाएगी, है ना? तो जब 24 में आएगी तो 24 के लिए भी अभी से तैयारी करोगे तब होगा ना सिलेक्शन तो। क्योंकि आज जो है वो कोई समय नहीं रहा कि आप 2 महीने 3 महीने लास्ट के 4 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे। अब जो है सरकारी नौकरी पाना एक मैराथन के बराबर हो गया है, यानी आपको लगातार दौड़ते रहना पड़ेगा, लगातार दौड़ते रहना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि अब मैं रुक जाऊं, है ना? कछुए की तरह धीमी चाल से ही चलो, लेकिन लगातार चलना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मतलब आपकी कंटिन्यूटी, पढ़ाई के अंदर निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। आज अगर आपको सिलेक्शन लेना है नौकरियों में, तो आपको अपनी जो है सिटिंग पावर बढ़ानी होगी, तो उस पर प्रयास करिए। अभी ये समय है, इस समय के दौरान आप अपनी वीक सब्जेक्ट को सीखने का प्रयास कर सकते हैं। आगे अलग अलग जो है आपका कोई अलग अलग से कोई स्किल है, तो उसको आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो समय मिला है इसके अंदर, तो ये सब आप कार्य कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही था इस पूरे बात का, कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन कब? जब अपना लगातार संघर्ष जारी रहेगा, लगातार अपनी मेहनत जारी रहेगी और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अब आप कुछ विद्यार्थियों को मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है कि जैसे लैब असिस्टेंट की भर्ती तो नहीं आ रही अभी, तो है ना, अब 4-6 महीने तो आपको मिल गए, लेकिन जिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसका एग्जाम होना निश्चित है। तो अभी जैसे पशु परिचर की जो है वैकेंसी आ चुकी है, एनिमल अटेंडेंट की। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैं ये क्यों भरूं, ये तो लेवल 4th की है, मैं क्या इस लेवल का थोड़ी हूं, मैं ये जॉब। देखो भाई, सिलेक्शन तो करवाओ पहले, उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या मुझे एसएससी एमटीएस में जाना था? नहीं जाना था। रेलवे में मुझे जाना ही था, मुझे तो आना ही टीचिंग फील्ड में था, मेरा टारगेट था लैब असिस्टेंट ही बनूंगा मैं। लेकिन फिर भी मैंने एलडीसी एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, आरआरबी एएलपी दिया, क्वालिफाई किया। क्यों? उससे मुझे मोटिवेशन मिला। मुझे एक जो है आईआईटी जेई नहीं निकलने के बाद मैंने बाद में सोच लिया था कि अब मैं बनूंगा तो टीचर ही बनूंगा। तो तब से जो है मैंने लगातार फिर भी एग्जाम दिए, सिर्फ इसलिए कि एक मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं या नहीं। तो आप भी इस एग्जाम को जरूर दें। एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर का जो भर्ती आई हुई है 6000 पदों पर, उसका फॉर्म जरूर पढ़ें, उसकी तैयारी भी जरूर करें। सिलेक्शन होने के बाद आपको अगर लगे कि मैं जो है दूसरी वैकेंसी में जा सकता हूं, जैसे मेरा एलडीसी में हुआ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मैं लैब असिस्टेंट के लिए सुटेबल हूं और मेरा लैब असिस्टेंट में अच्छा वेटेज है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उसमें आ गया। समझ में आई बात? तो आप ये बाद में डिसाइड करना कि मुझे इसमें जाना है उसमें जाना है। फॉर्म तो भरिएगा, तैयारी करिएगा और लगातार उसमें सीखने को चीजें मिलेगी। अगर आप लैब असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप अगर एनिमल लैब अटेंडेंट ये जो एनिमल अटेंडेंट है इसका फॉर्म भरेंगे, तो बेनिफिट क्या है? आप राजस्थान सीखे सीखेंगे, दैनिक विज्ञान भाई लैब असिस्टेंट में पढ़ रहे हो तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। गणित थोड़ी सी पढ़ लोगे तो एलडीसी एग्जाम में काम आएगी। और जो वेटनरी वाला पोर्शन है वो तो वैसे भी आपका थोड़ा बहुत भूगोल से उठा लेना, वैसे ही तैयार हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो है आप खुद प्रयास करना। समझ में आई बात? तो 150 में से आप कितना नंबर ला पाते हो, आप कौन सी रैंक तक पहुंच पाते हो, ये तो पता चलेगा। अपनी मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं, कौन सी सब्जेक्ट में कमी है, ये तो पता चलेगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपनी पढ़ाई को ही, है ना। चलो सर्वप्रथम समझा देता हूं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कल वैसे लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था, अल्टरनेट रूप से अपनी क्लासें आ रही है। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो किसी भी विद्युत आवेश के द्वारा या विद्युत आवेशों के एक निकाय के द्वारा उसके चारों ओर जो स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वह अन्य किसी भी आवेशित कण को जो है क्या करता है, आकर्षित करेगा या फिर उसका क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जब अन्य जो है आवेश अपने आप में महसूस करे, उसको प्रभावित करे, तो वह जो क्षेत्र है वही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यह किसने उत्पन्न किया? किसी एक आवेश ने या फिर एक विद्युत आवेशों के निकाय ने। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जब अन्य कोई आवेशित कण जाता है तो वह जो है अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है और इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी तीव्रता को अपन E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट से निकाल सकते हैं, क्योंकि बल प्रति आवेश जो होता है उसे ही अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ की वैल्यू के Q1 Q2 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा था, तब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ गया था? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ गया था। यहां तक की बात अगर आपने नोट नहीं करी है तो नोट कर लीजिए। और मैंने आप जैसा कि सभी को बोला था कि इसकी वीमा आप लिख करके बताएंगे, यानी इसकी डायमेंशन आप बताएंगे।
तो किसी भी विद्यार्थी ने इसकी डायमेंशन कमेंट नहीं करी। इसका मतलब या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे, और पढ़ रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर, बस वीडियो देखा और खेल खत्म, तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। अब इसकी विमा होती क्या वो लिख लो, MLT-3 A-1, ये है इसकी विमा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विम्य सूत्र है या जो विमा होती है वो होती क्या है, MLT-3 A-1, ये है इसकी क्या, विमा। समझ में आ गई बात, क्लियर। और इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, तो वो आप यहां लिखेंगे इकाई, और इसकी इकाई होती है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फोर्स प्रति आवेश। तो यहां पर भी इकाई भी ऐसी ही आएगी, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो N/C, N/C, न्यूटन प्रति कूलम। ये आप सभी लोगों ने अगर लिख लिया है, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है, तो फिर अपन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, ठीक है। चलो, एक सेकेंड है ना, हाँ, एक सेकेंड। चलो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो एक प्लस क्यू आवेश है, और एक अपने पास में माइनस क्यू आवेश है। क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हमेशा याद रखना, जो प्लस क्यू आवेश होता है, यानी जो अपना पॉजिटिव आवेश होता है, धनायन आवेश होता है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर जाता हुआ ही बनेगा। कैसा बनेगा, कैसे दूर जाता हुआ ही बनता है। समझ में आ गई बात। कैसे दूर जाता हुआ ही बनेगा, ये याद रखना, क्लियर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आवेश से दूर जाता हुआ, यानी दूर जाएगा, ऐसे फैलता हुआ विद्युत आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसा, ऐसे फैलता हुआ डाइवर्जेंट बनेगा, ठीक है। तो प्लस क्यू की वजह से ऐसा बनता है। सर माइनस क्यू की वजह से फिर कैसा बनेगा, तो माइनस क्यू जब आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश का जस्ट विपरीत ये क्या करेगा, ये सभी को अपने पास बुलाएगा, बोले आओ, बोले आओ। आओ आओ का मतलब सर ये कहेगा कि भैया इधर आ जा, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये एरो खुद ले रहा होगा, ये अपने खुद के ऊपर तीर लगा रहा है, बोले मेरे ऊपर लगो आके सब। समझ में आ गई बात, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, इसमें एरो अंदर जा रही है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, आप सभी लोग मेरे ऊपर एरो मारो, तो मैं कौन हो गया, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव आवेश। और अगर मैं अपने अंदर से जो है, देखो ये सीधा से एरो आ गया, चलो मान लो ये शू, है ना, ऐसे आपके ऊपर एरो आ गया, आपको लग गया एरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने एरो को दूर भगाया है। तो ये ध्यान रखना कि धनात्मक आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर बनेगा, अपने से दूर जाएगा। वहीं पर ऋणात्मक आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अपनी ओर ही बनता है। तो आप ये कह सकते हैं, इंग्लिश के अंदर अगर कहना चाहें तो, कि धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज विल बी क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड away from charge, and negative charge will be created electric field towards the charge। समझ में आ गई बात, यानी धनात्मक आवेश अपने से दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, और ऋणात्मक आवेश अपनी ही ओर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर, आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट। चलो कर लिया होगा। अब बात करते हैं आगे एक और चीज की, कि देखिएगा, अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो, है ना, ये जो मैं लाइनें बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बना रहा हूं यानी विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इसको मैं इधर ले रहा हूं, ये एक तो बनेगा, और एक एच डी जैसा कैसा और बना देते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना। चलो, ये लो, ये आ गया। ठीक, अब देखिएगा, इसके अंदर एरो की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसमें है, मान लीजिए एरो ऐसे अपोजिट है, ठीक है, इसमें एरो यूं जा रहे हैं, इसमें एरो यूं आ रहे हैं। जब एरो इस तरफ है तो ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव आवेश रख दिया। क्या कर दिया, एक पॉजिटिव आवेश रख दिया। तो ये जो पॉजिटिव आवेश है, ये जो धनात्मक आवेश मैंने रखा है, ये धनात्मक आवेश के ऊपर जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ गई बात। बल किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में धनात्मक आवेश पर हमेशा बल लगेगा। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करने वाले हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और मैंने इसके अंदर एक नेगेटिव आवेश रख दिया, यानी ऋणात्मक आवेश रख दिया, तो इस ऋणात्मक आवेश के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है जैसे मैं जा रहा हूं, तो अब बल जो लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, उल्टा, मैं जैसे अब चल रहा था। ठीक, तो इसके ऊपर बल लगेगा इस तरफ, यानी F बराबर अपन कहेंगे -QE। क्लियर। तो ये डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ बल लगेगा और ऋणात्मक आवेश में किस तरफ लगेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, मैं भी आज बीच में खड़ा हूं आपके, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे भी ले लीजिए साथ में, फिर जब पढ़ो तब याद करना कि सर ने पढ़ाया है ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये जो है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक जानकारी हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका फॉर्मूला E बराबर k/r² देख लिया। पॉजिटिव आवेश की वजह से हमेशा दूर जाएगा, नेगेटिव की वजह से हमेशा पास आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो किस तरफ बल लगेगा, नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो किस तरफ बल लगेगा, ये भी हमने सीख लिया है। क्लियर। चलो, अब बात करेंगे आगे की तरफ। तो अपन अब जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। मैं अपने नोट्स में आप सभी लोगों के लिए भी बुक ला रहा हूं, है ना, जो ये बुक में से ही लिखवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन मैंने खुद तैयार की है, एनसीईआरटी वगैरह सभी जगह से मिला मिला कर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा था कि किसी बिंदु पर, लिखिएगा, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एक 5 × 10⁻⁴, कितना, 5 × 10⁻⁴ कुलम आवेश, आवेश, ये आवेश की मात्रा दे रखी है, आवेश पर 2.25 न्यूटन, कितना, 2.25 न्यूटन बल, बल कार्य, कार्य करता है, बल लगता है। कार्य करने का मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, तो आपका 2.25 न्यूटन बल लग रहा है। अब आपको बताना है कि उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। समझ में आ गई बात? तो हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने जो है डेफिनेशंस वगैरह सीख ली। उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर किसी बिंदु पर एक 5 × 10⁻⁴ कूलम का आवेश रखा हुआ है और उस आवेश के ऊपर अगर 2.25 न्यूटन का बल लगता है, तो हमें बताना है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आप सभी विद्यार्थी खुद से ट्राई जरूर करें, है ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो दे रखा होता है उसे लिख ले हुए। तो Q कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁴ कूलम। ये हमें एक आवेश दे रखा है। इसके बाद में आवेश के बाद हमारे पास में बल दे रखा है कितना? 2.25 न्यूटन, यानी फोर्स दे रखा है F। और हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आ गई बात? दो चीजें दी गई है और एक चीज हमसे पूछ रहा है। आपको मैंने बताया है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो चीजें दे रखी है उसमें और जो चीज ज्ञात करनी है उसमें कोई संबंध है तो उस संबंध को ज्ञात करने की कोशिश करें। और अगर क्वेश्चन है तो 100% उसमें कुछ न कुछ संबंध होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई संबंध ना हो, है ना। दो फिजिकल क्वांटिटीज में संबंध तो होगा ही होगा। देखिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर? हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F/Q0। यही तो होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? बल बटे आवेश। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, एफ और क्यू दे रखा है। एफ की वैल्यू 2.25 बटे 5 × 10⁻⁴ यही दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, नीचे जैसे ही 100 आया, ऊपर 5 से ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 225। तो भाई देखो, 5 चौक 20 और 50 25, 45 बार कट गया। और बट्टे में क्या बचा है? तो 10⁻⁻4 और ये है 100। 100 का मतलब हो गया 10⁻2। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो 10 और ये कितना है? 10-4 और ये प्लस का 2, यानी 10-2 बचेगा। वो 10-2 यहाँ आ गया। ये 10-2 ऊपर आएगा, गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4500 न्यूटन पर कूलम। कितना आंसर आ जाएगा? 4500 न्यूटन पर कूलम। 4500 न्यूटन पर कूलम अपने आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही इसका आंसर है। आप सभी लोग इसको नोट कर ले रहे। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, मैं और क्वेश्चन देखता हूं जो यहां पर अपन को अभी करवाना चाहिए, वो मैं आपको यहां पर करवाने की कोशिश जरूर करूंगा, है ना। चलिए, आप इसको ट्राई करिए फटाफट। फिर अपन गॉस नियम भी पढ़ने वाले हैं ना। मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूं साथ के साथ इस बार। क्वेश्चन 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 आप करते रहिएगा, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में आ जाता हूँ थोड़ा सा। लीजिए, है ना। चलिए, अब करते हैं एक अच्छा सा और नया क्वेश्चन। जल्दी से आप लिखने का ट्राई करना क्वेश्चन को, है ना, और इसको सॉल्व भी करिएगा। क्वेश्चन सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र में
स्थित है। ठीक है, एक अपन ने लिया है इलेक्ट्रॉन, एक लिया है प्रोटॉन, दोनों को समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कर दिया। उनके त्वरणों, ये देखो, ये इसलिए आपके जो है 10th का जो सिलेबस लिखा हुआ है ना आपके सिलेबस में कि 10th लेवल के साइंस, उसका रीजन ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, फिर मैं बताऊंगा आपको। उनके त्वरणों का अनुपात होगा। ठीक, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है एम ई अपॉन में एम पी। बी ऑप्शन है एम पी अपॉन में एम ई। सी ऑप्शन है एक, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये है आपके सामने आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इनके त्वरणों का अनुपात, आपको एक्सेलरेशन का जो रेशियो आएगा वो बताना है। और ऑप्शन दिया है एम ई अपॉन में एम पी। एम का मतलब यहां पर है बेसिकली द्रव्यमान, एम ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी का मतलब हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इतनी तो समझ आपको होगी ही। और इधर है प्रोटॉन का द्रव्यमान बट्टे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सी ऑप्शन है एक, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को यह क्वेश्चन होमवर्क के अंदर करके बताना है। और आप सभी लोगों के लिए जो है अगली क्लास को मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा लंबी रखने का, लेकिन आज शॉर्ट रख रहा हूं, उसका कोई रीजन है। ठीक है, हमारी आगे कोई और कार्य की व्यस्तता है, तो जल्दी मुझे आज छोड़ना पड़ेगा इस क्लास को। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अपने मोटिवेशन को, अपने प्रेरणा को, अपने ऊर्जावान शरीर को जो है लगातार आगे मेहनत करने के लिए जारी रखें। ये नहीं सोचे, मैंने पहले ही बोला है कि भर्ती आएगी तो आएगी, अब कब आएगी वो हम एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहे, लेकिन 2024 में 100% आएगी। सीटें खाली है तो आएगी ही भर्ती, तो है ना। चलिए, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।